गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी, जो कि हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, उसका पाठ 1 पढ़ेंगे, जो कि है भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य जब पृथ्वी पर आया तब से वह अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए संकेतों, चिन्हों और विभिन्न प्रकार के हाव भावों का प्रयोग करता आया है। अर्थात भाषा एक ऐसा उपयुक्त साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। लोगों के मध्य परस्पर संपर्क का माध्यम भाषा ही है। भाषा के माध्यम से ही हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों को, उनकी बातों को जान सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह साधन जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है, या कह सकते हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा यानी ऑरल लैंग्वेज। तो भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। यह रूप भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है। इसमें ढेरों गलतियाँ हो जाती हैं, परंतु यह सरल है क्योंकि मनुष्य इसका व्यावहारिक रूप में ही प्राप्त कर लेता है। ज़्यादा उसे प्रयत्न इसके लिए नहीं करने पड़ते, इसके लिए उसे अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। मौखिक भाषा को कथित भाषा भी कहते हैं, यानी बोलचाल में कहकर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कथित भाषा कहते हैं। जैसे बाल दिवस पर अध्यापक का भाषण देना, वाद विवाद प्रतियोगिता जहाँ पर बोलकर ही प्रतियोगिता होती है। तो इस प्रकार ये मौखिक भाषा के रूप है। मौखिक भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं, इसके उदाहरण है। दूसरा है लिखित भाषा या रिटन लैंग्वेज। भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक कठिन होती है क्योंकि लिखित ज्ञान के लिए आपको व्याकरण, वर्तनी, साधारण लोकोक्तियों का भी प्रयोग आना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसे सीखने के लिए अधिक प्रयास भी नहीं करना पड़ता। यानी जो मौखिक भाषा है उसे सीखने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन लिखित भाषा में आपको ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है इसे सीखने के लिए। जैसे पिता ने अपनी पुत्री को पत्र लिखा। महाभारत ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित है। मौखिक तथा लिखित भाषा के अलावा एक अन्य भाषा भी है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान संकेतों द्वारा किया जाता है, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है? तो मौखिक भाषा जो है वो सरलता से सीखी जा सकती है, परंतु लिखित भाषा अभ्यास द्वारा ही आती है। मौखिक भाषा में ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपने मनोभावों तथा विचारों को प्रकट करता है, परंतु लिखित भाषा में उन ध्वनि चिन्हों को लिखकर अपने मनोभावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करता है। अब बोली किसे कहते हैं या डायलेक्ट? अलग अलग क्षेत्र में वहाँ बोली जाने वाली भाषा में होने वाले परिवर्तन उस क्षेत्र की बोली कहा जाता है। अर्थात एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यानी किसी निश्चित क्षेत्र में जहाँ शब्दों का उच्चारण या वह क्षेत्रीय जो तौर पर जो बोली जाती है भाषा, बातचीत में जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो सीमित क्षेत्र में होती है, इसीलिए उसे बोली कहा जाता है। तो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ये बोली की परिभाषा है। जैसे इसके उदाहरण है ब्रज, अवधी या भोजपुरी। ये सारी निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है, इसीलिए ये बोलियाँ कहलाती हैं। भाषा और बोली में अंतर। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली का क्षेत्र छोटा होता है। भाषा का मानक रूप होता है, लेकिन बोली का प्रायः नहीं होता है। यानी निश्चित रूप होता है भाषा का, किस तरह से उसे लिखा जाता है, शब्दों की बनावट, वर्णों का आकार वगैरह सब निश्चित होते हैं, लेकिन बोली का लिखित रूप ही नहीं होता, इसीलिए उसका मानक रूप भी नहीं होता। मानक भाषा का लिखित रूप होता है, जबकि बोली सामान्यतः मौखिक होती है, उसे सिर्फ बोलकर ही प्रयोग किया जाता है। भाषा का अपना साहित्य होता है। जैसे जो भी हम कहानी, कथाएँ, गीत वगैरह पढ़ते हैं वो साहित्य में आते हैं, जो कि भाषा के रूप है, भाषा के प्रयोग जिसमें होता है। लेकिन जो बोली है वो केवल हमें लोक साहित्य में मिलती है। जो लोक कथाएँ होती हैं
उन्हीं में बोली का रूप मिलता है। दादी नानी जो कहानियाँ सुनाती हैं या जो कहावतें होती हैं वो केवल वहीं पर बोली का रूप मिलता है या बोली का साहित्य मान सकते हैं उसे, लेकिन उसका लिखित रूप नहीं होता। अब देखते हैं भारतीय भाषाएं या इंडियन लैंग्वेजेस। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। ये हैं कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उर्दू, तमिल, कोंकणी, मराठी, गुजराती, असमिया, बांग्ला, डोगरी, मैथिली, तेलुगु, बोडो, संथाली, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, मणिपुरी, संस्कृत और सिंधी। अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा ये आपने नाम सुने होंगे, तो ये किसे कहते हैं? तो देखते हैं सबसे पहले राजभाषा हिंदी। भारत में 1652 बोलियां प्रचलित है, परंतु हिंदी सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। इसीलिए संविधान ने इसे राजभाषा का दर्जा दिया है। अपने समृद्ध साहित्य, फिल्म, रेडियो और टीवी में लोकप्रियता के कारण हिंदी धीरे धीरे विभिन्न राज्यों और यहाँ तक कि अन्य देशों में भी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो रही है। वैसे ही विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी दूसरे स्थान पर है। यानी हिंदी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है हमारे देश में, देश के साथ साथ विदेशों में भी इसे संपर्क भाषा के रूप में, आपसी बोलचाल की भाषा के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब देखते हैं लिपि यानी स्क्रिप्ट। किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को रूप देने के लिए प्रायः कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण में इन्हीं चिन्हों को व्यवस्थित रूप से लिखना लिपि कहलाता है। लिखने में प्रयोग किए गए चिन्हों को लिपि चिन्ह कहा जाता है। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार है। हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है, मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें रोमन भाषा में रोमन लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, बंगाली बांग्ला लिपि में, कश्मीरी शारदा लिपि में, नेपाली देवनागरी लिपि में, कोंकणी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि जर्मन को रोमन लिपि में और फ्रांसीसी भी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब व्याकरण किसे कहते हैं यानी ग्रामर क्या है? तो हम जो भी लिखते या बोलते हैं वह सही है या गलत, वर्णों, शब्दों और वाक्यों के क्रम व्यवस्थित है या नहीं, वर्तनी की अशुद्धियाँ तो नहीं है, इन बातों की जानकारी हमें जिस शास्त्र के द्वारा होती है वह शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अतः कहा जा सकता है कि जिस शास्त्र के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण किसी भी भाषा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि व्याकरण भाषा को परिमार्जित करके उसे मानक रूप प्रदान करता है, यानी आपकी भाषा को सुधारता है। परिमार्जित यानी उसे शुद्ध करता है और उसे मानक रूप के अनुसार बनाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। उसके अंगों प्रत्यंगों का बोध करवाता है कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है। ये सारे भाषा के अंग हैं। इन्हीं का प्रयोग और इनका कर्ता किसे कहते हैं, कार्य क्रिया क्या है, इनका बोध व्याकरण से ही होता है। शब्दों के अशुद्ध प्रयोग का कड़ा अनुशासन रखता है, यानी शब्दों की अशुद्धियाँ ना हो, मात्राओं की गलती ना हो, यानी अशुद्ध रूप न बने, इसी के लिए अनुशासन सिखाने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। उसे व्यवस्थित करके नियम बनाता है, यानी भाषा या आपको वाक्य कैसे लिखने चाहिए, शब्द प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, कहाँ पर किस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा, विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ होगा, तो ये व्यवस्था है पूरी, इसके जो नियम है वो व्याकरण ही बताता है। उसकी प्रयोग विधि पर विचार करता है। व्याकरण का मुख्य प्रयोग ये भी है कि उसका जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उनका विचार बताता है, यानी उसके बारे में उसकी प्रयोग कहाँ, कौन से शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, ये भी हमें व्याकरण बताता है। सामान्यतः व्याकरण के 4 रूप होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार। व्याकरण में हम क्या पढ़ते हैं? मुख्य रूप से व्याकरण के 4 विभाग हैं, जिनमें हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। वर्णों के विचार, वर्ण किस तरह से बनते हैं, किस तरह उनकी उत्पत्ति हुई,
कहाँ से उच्चारण होता है, बनावट, उनका वर्गीकरण, ये सारे हम वर्ण विचार में पढ़ते हैं। उसके बाद शब्द विचार में पढ़ते हैं कि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से उत्पत्ति हुई, किस तरह उनका प्रयोग होता है, नकारात्मक, सकारात्मक, या उनका जो तत्सम रूप शब्द का क्या है, संस्कृत में जो मूल रूप है वो क्या है और बाद में बिगड़कर क्या बना, ये सारे शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। वाक्य विचार में हम पढ़ते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, संयुक्त, मिश्रित या सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, सामान्य वाक्य, ये सारी चीज़ें हम वाक्य विचार में पढ़ते हैं। इसके बाद रूप विचार। रूप विचार में शब्दों का रूप परिवर्तन, उसकी भेद, कितने तरह के शब्द होते हैं, क्या कार्य होते हैं, ये सारी चीज़ें हम रूप विचार में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार व्याकरण के 4 भेद हुए: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार। वर्ण विचार को ऑर्थोग्राफी कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण तथा व्यवस्था के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्द रचना तथा शब्दों के प्रकार के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार, जिसमें वाक्य के भेद, कितने तरह के वाक्य या वाक्य विश्लेषण तथा विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भेद तथा कार्य का अध्ययन किया जाता है। तो अब तक हमने पढ़ा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 भेद हैं, मौखिक तथा लिखित भाषा। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना तथा लिखना सिखाता है।